हेलो छात्रों, कैसे हो आप लोग। आज काफ़ी समय के बाद फिर हम आप लोगों के समक्ष में आए हैं और आज इतना अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, इतना बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं कि आप लोगों को जो लगा करके कक्षा 6 से और आगे जितने भी क्लास आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आज का टॉपिक हमेशा पढ़ने को मिलेगा। और जब कभी ये टॉपिक पढ़ोगे तो याद करोगे कि किसी ने पढ़ाया था। इतना अच्छा टॉपिक इसके पहले हमने अपने किसी भी वीडियो में नहीं दिया है, जिसका नाम है व्रत। व्रत आप लोग जानते हैं व्रत क्या होता है। व्रत एक गोला बना दिया जाए उसको भी हम व्रत कह सकते हैं। तो व्रत के विषय में उसका जो परिचय है देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर अगर गोल गोल खींच दिया जाए तो तुरंत आप लोग समझ जाते हैं कि ये सर्किल है, व्रत है। व्रत को अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं और इसके कई भाग होते हैं। अगर इनके भाग तैयार ना किए जाएं, इनके विषय में जानकारी ना हो, तो हम इसके सवाल जो आगे हल किए जाते हैं उनको लगाने में बहुत कठिनाई होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। काफ़ी लोग जो है डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि सर इसके अंदर जा कर के व्रत के बहुत गहराई में डीपली से समझाने का प्रयास करो। तो आज हम आप लोगों को समझाएंगे व्रत क्या है और व्रत में भाग कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है कि व्रत को अगर हम यूं से गोला खींच देते हैं एक ऐसे, ये हमारा व्रत हो जाता है, इसको हम व्रत कहेंगे। और व्रत के अंतर्गत इसमें देखा होगा, जब कभी व्रत बना होता है तो इसके अंदर एक पॉइंट लगा होता है बिल्कुल बीचों बीच में, जिसको लगाने का एक यही उद्देश्य होता है कि जब हम इसे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से बनाया जाता है, तो प्रकार की नोक को हम जहाँ पर लगा करके एक सर्किल खींच देते हैं उसे हम व्रत का केंद्र कहते हैं। केंद्र माने होता है सेंटर, समझिएगा। केंद्र बिंदु पृथ्वी मान लीजिएगा, पृथ्वी हमारी अगर गोल है मान लेते हैं, जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उनको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल होती है और उसका जो सेंटर होता है, सेंटर का मतलब है मध्य बिंदु। चाहे जिधर को दूरी तय करो, आपको बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब उसका अंतिम किनारा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं व्रत से। और व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, और आपको जो हमारे बच्चे इस समय कक्षा 9 में हैं, 10 में हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन लगा करके कक्षा 6 से 6, 7 और 8 में भी बच्चों ने व्रत का अध्ययन किया होगा। तो आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि जो व्रत का बिंदु होता है, मेन बिंदु, उसको हम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं व्रत से। व्रत है क्या, यहाँ पर दिखाया गया है कि व्रत क्या है। तो समझिएगा भैया, लिखा हुआ है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। एक तल दिया हुआ है जो बराबर दूरी पर है, उसके सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। कहने का मतलब हमारे ये है कि एक जो व्रत बना हुआ है, तो व्रत जो है कहता है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। एक बिंदु यहाँ पे लगा है, इसके बाद में इसकी परिधि, ये जो बाहर बाहर होती है इसको हम परिधि कहते हैं, आगे समझाएंगे। यहाँ पर कितने भी बिंदु लगा दिए जाएं और यहाँ से जो दूरी तय करेंगे वो एक निश्चित दूरी होगी, जिसे हम व्रत कहते हैं। तो आप समझिएगा, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, और इनको जो है आप लोग अपनी कॉपी पे बहुत स्पष्ट, क्लियर, साफ साफ लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाए। कोई पूछे आपसे सर्किल क्या है तो आप लोग तुरंत बता दें कि भैया सर्किल होता है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, व्रत कहलाता है। अब आ जाता है व्रत का भाग। उम्मीद है आप लोग व्रत समझ गए, व्रत क्या है। तो अब व्रत के भागों में आता है, सबसे पहले आता है इसका सेंटर, केंद्र। तो केंद्र में हमने अभी बताया कि जहाँ पर हम प्रकाल को रख करके व्रत को खींचते हैं वो हमारा केंद्र होता है। अगर इसकी डिफिनेशन हम विस्तार से जानें तो लिखेंगे कैसे, इसके लिए आप लोग समझिएगा।
कि स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। जो बिंदु स्थिर है, घट बढ़ नहीं सकता। अगर वो घट बढ़ गया तो वो तुम्हारा वृत्त बनाएगा ही नहीं, वृत्त आपका गलत हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और अगर उस बिंदु को हम घटाते बढ़ाते नहीं हैं तो हमारा वृत्त बिल्कुल गोल बनेगा और जो उसका केंद्र होगा वो अपने निश्चित स्थान पर होगा। तो भैया स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो सेंटर है तुम्हारा, इस केंद्र से परिधि पर चाहे जिधर को कितनी भी रेखाएं खींच दी जाएं, ये सभी रेखाएं बराबर दूरी तय करती हैं और ये सभी आपस में बराबर होती हैं और इनको हम नाम देते हैं त्रिज्या का। इन्हें हम त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को आर से इंगित किया जाता है क्योंकि ये रेडियस होती है। अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस मीन्स त्रिज्या होती है। डेफिनेशन ऐसे देखेंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु तक खींची गई स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? हमने बताया ना कि केंद्र से परिधि पर जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएंगी, जितनी भी लाइनें खींच दोगे, वो सभी बराबर दूरी पर होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए समझाया गया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु तक खींची गई स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। बिंदु बोले तो इस परिधि का ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक यहाँ बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु हो गया। तो सेंटर से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं सभी त्रिज्याएं कहलाती हैं और इनकी दूरी भी आपस में बराबर होती है। समझ में आ गया? उम्मीद है बढ़िया समझ रहे हो। इसके बाद में आता है जीवा। आपका जीवा जो है, इसको हमें इस सेंटर से कोई मतलब नहीं रखना होता है। यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो सेंटर है तुम्हारा फिर से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केंद्र है आपका। इस केंद्र से जीवा का कोई मतलब नहीं होता है। इस केंद्र को छोड़कर कितनी भी रेखाएं परिधि के एक छोर से दूसरी छोर की तरफ हम जितनी भी रेखाएं खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गई, तो ये जो है इस वृत्त की जीवा कहलाएगी। यहाँ खींच दो, 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 बस सेंटर को छोड़कर कितनी भी रेखाएं खींचो, ये सभी वृत्त की जीवाएं होती हैं। और अर्धवृत्त में वृत्त के आधे छोर पर जितनी भी जीवाएं खींचोगे उनकी कोई भी दूरी बराबर नहीं होगी, सभी छोटी बड़ी होती चली जाएंगी। देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है कि एक रेखा सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो तुम्हारी सेंटर से होकर के जाती है, केंद्र से स्पर्श करती हुई एक तरफ से दूसरी तरफ जो मिलाएगी वो रेखा सबसे बड़ी होगी और उसको कहते हैं व्यास। वो आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर बात चल रही थी जीवा की। तो ये जीवाएं आप लोगों के समझ में आई बेहतर। तो अब इसके आगे समझिएगा। जीवा के बाद में आ जाता है आपका भैया व्यास। जीवा के बाद में आता है व्यास। तो हमने अभी बताया कि केंद्र को छोड़कर जितनी भी रेखाएं हम खींचते हैं वो सभी हमारी जीवाएं होती हैं और जो रेखा केंद्र से होकर के जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो एक ये केंद्र हमारा है, एक सेंटर इधर हो गया और एक सेंटर इधर हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है व्यास से होकर के जो जाएगी वो हमारी केंद्र से होकर जो जाएगी वो व्यास कहलाती है। डेफिनेशन इधर दी हुई है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा। सबसे पहले हमने देखा कि वृत्त है क्या, तो हमने एक बार सरसरी नज़र में देख लीजिएगा। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक निश्चित बिंदु से होकर एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। और वृत्त में सबसे पहले आता है केंद्र, क्योंकि बिना केंद्र के वृत्त बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र क्या है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और केंद्र के बाद में हम लाते हैं त्रिज्या को। तो त्रिज्याएं जो हैं वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु तक खींची गई स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या के बाद में आ जाती है आपकी जीवा। त्रिज्या के बाद आती है जीवा। तो हमने आप लोगों को बताया, सबसे पहले केंद्र बताया।
केंद्र के बाद में ये त्रिज्या बताई, और त्रिज्या के बाद में ये जीवा बताई, और जीवा के बाद में आ जाता है जीवा को समझ लीजिएगा कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। हमारी ये परिधि है पूरी, और परिधि पर कोई भी बिंदु दो ले लीजिएगा, उन सबको जब हम आपस में मिलाएंगे केंद्र को छोड़ करके तो वो जीवा कहलाती है। और फिर हमारा आ जाता है व्यास। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आप लोग ऐसा करिएगा, जो हमने लिखाया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए हम वीडियो को रोक रहे हैं, देख लीजिएगा। अब आगे जो है चल रहे हैं आप लोगों को लेकर के इतनी चीज़ें पढ़ी आपने। अब आ गया आपका परिधि। हमने भी बताया था कि जब कोई सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल हो गया आपका। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि ये हमारा केंद्र था जिसको हम सेंटर कहते हैं। उम्मीद है भूले नहीं होंगे, अभी तो चल ही रहा है और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। लेकिन अगर नहीं नोट किया है तब भी अच्छी बात है, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। और यदि नोट कर लेते हो तो देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आप लोग तैयार कर सकते हो। तो हमने भी बताया था कि वृत्त का ये केंद्र होता है और केंद्र से ये परिधि होते हैं। ये तुम्हारी है, ये इसको हमने बताया था त्रिज्या होती है। और त्रिज्या के बाद में हमने बताया था आपको जीवा, और जीवा के बाद व्यास बताया था। लेकिन अब यहाँ बात आती है हमारे परिधि की। अब यहाँ बात आ रही है हमारे परिधि की। तो परिधि क्या होती है? मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त में यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये आदमी यहाँ से चल करके ऐसे चल करके घूमते घूमते पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाता है। जैसे ही उसी स्थान पर आ जाता है तो वो एक चक्कर लगा लेता है, हमारे सर्किल का एक राउंड फिगर हो जाता है। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो ये चली गई दूरी है भैया, यही त्रिज्या वो जो है परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, बताया है हमने कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई को, ये वृत्त है हमारा, इसकी ये हमारी संपूर्ण लंबाई है, संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। समझाने के लिए हमने भी बताया। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक खूंटा गड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रस्सी लगी हुई है। इस रस्सी में एक गाय बंधी हुई है और ये गाय जो है अपने टाइट कर देती है, टाइट करके राउंड लेकर के चरते पूरी घास चर लेती है। तो जितने गोले में वो घास चर लेती है वो तो इसके अंदर की बात हो गई, जिसको कहेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। बट यहाँ पर बात आ रही है आपके वृत्त के परिधि की। तो ये जो बाहर जितनी दूरी पर दूर तक जितनी घास चल लेती है तो हम इसको परिधि कहेंगे। यहाँ से आकर के और पुनः अपनी जगह पर आ जाती है। समझ में आया ना? तो ये हो गई हमारी परिधि। और परिधि के बाद आती है चाप। वैसे तो ये हमारी पूरी चाप ही है, जितना सर्किल बनता है ये परिधि जो है ये चाप ही होती है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इसका ए नाम रख देते हैं और इसका बी नाम रख देते हैं। ये ए हो गया, ये बिंदु हमारा ए हो गया और ये बिंदु हमारा बी हो जाता है। ये दो बिंदु ले लिए गए। अब बिंदु लेने के बाद में इनके बीच की दूरी एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, ये हो गई। तो ये एक चाप हो गई और एक ये ऊपर वाली भी चाप हो गई। बता रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। भैया यहाँ पर ए है और ये बी है, इसके बीच के भाग को एक बार देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा के बता दें, समझ में आ जाएगा। ये जो दूरी बनी ये आपकी एक चाप हो गई। मान लेते हैं ये बिंदु हम इधर को ना माने, ऊपर को मान लेते हैं ए और बी, तो ये हमारी ऊपर वाली चाप हो जाएगी। तो इस प्रकार से भैया ये वृत्त की चाप होती है। अब चाप जो होती है वो चाप, दो बिंदु जो हैं वो दो चाप बनाते हैं। एक तो लघु चाप होती है, इसको भैया कहेंगे हम लघु चाप, और ये जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं हम दीर्घ चाप, दीर्घ
चाप। तो दो बिंदुओं से वृत्त की दो चापें बनकर तैयार होती हैं, एक लघु चाप होती है और एक दीर्घ चाप होती है। चाप के बाद में आ जाता है हमारा अर्धवृत्त। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा अर्धवृत्त क्या होता है। पूरा वृत्त तो समझ में आ गया भाई, ये हमारा एक जो बना ये एक वृत्त बन गया और वृत्त में ये हमारा केंद्र हो गया। अब इसमें हमने बताया था कि अगर एक बिंदु ये ए है और ये बी है और ये ओ केंद्र वाला हमारा वृत्त है, तो अगर हम ए को ओ से होते हुए बी तक ले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं भैया? व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर चापों में विभाजित करता है। हमने अभी बताया था कि जब हम वृत्त की चाप निकालते हैं तो इसमें दो कोई बिंदु होते हैं, नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे व्यास को बनाने वाले बिंदु होंगे तब भी तो हमारी ये दो चाप तैयार होंगी, एक ये चाप एक ये चाप है। लेकिन इसमें ना तो कोई लघु चाप है ना ही कोई दीर्घ चाप है, यहाँ पर दोनों चापें हमारी आपस में बराबर हैं। तो दोनों चाप जब बराबर होती हैं तो हमने देखा कि ये जो व्यास है ये हमारे वृत्त को दो भागों में बांट देता है, एक भाग ऊपर है और एक भाग नीचे है। तो हम प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, चाहे ऊपर का देखें चाहे नीचे का देखें। मान लेते हैं हम नीचे का भाग मिटा देते हैं, यूँ से मिटा दिया भैया, तो देखो ये हमारा अर्धभाग बन गया, चंद्राकार है अर्धचंद्राकार। तो ये हमारा हो गया आपका अर्धवृत्त, यहाँ पर ओ केंद्र हो गया, अर्धवृत्त है। ये वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित इतने प्रश्न हैं, आपको इतने सवाल लगाने पड़ेंगे कि इनका कभी अंत ही नहीं होता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सवाल समझाऊं। तो ये अर्धवृत्त समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आ जाता है भैया वृत्तखंड, इसके बाद में आता है वृत्तखंड। तो बता रहा है कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप, तो ये हो गई आपकी जीवा और ये हो गई इसकी चाप। तो ये जो भाग बनता है इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। इस प्रकार से कहीं पर भी जीवा, यहाँ पर जीवा बना ली जाए तो इसका जो है ये हो जाएगा वृत्तखंड। इस प्रकार से हम वृत्तखंड सीखते हैं। तो हमने आप लोगों को आज बताया, सबसे पहले हमने आपको समझाया वृत्त और फिर बताया केंद्र, केंद्र के बाद में त्रिज्या बताई और त्रिज्या के बाद में जीवा बताई, जीवा के बाद में व्यास बताया और व्यास के बाद में परिध बताई, फिर चाप बताया गया, अर्धवृत्त बताया गया और वृत्तखंड समझाया गया। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये सब लिख लीजिएगा और अगले वीडियो में आने पर हम आप लोगों से इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप लोग हमें प्रश्न ज़रूर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।